स्टूडेंट्स, आज हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होगा और वो है विसरण दाब न्यूनता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, अर्थात विसरण दाब में होने वाली कमी, जिसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं डीपीडी। ठीक है स्टूडेंट्स, विसरण दाब न्यूनता की जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो हमने पहले प्रीवियस क्लास में समझाया था। जैसे मैं आपको एक बार साइड में लिख देता हूँ। हमने पढ़ा था डीपी। डीपी के आधार पर क्या होता है, जल के अणुओं का गमन हमेशा मैक्सिमम डीपी वाले क्षेत्र से कहाँ होता है, मिनिमम डीपी वाले क्षेत्र की ओर। ये विसरण दाब का रूल था जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर ये भी आएगा कि जल के अणुओं का गमन मैक्सिमम डीपी वाले क्षेत्र से मिनिमम डीपी वाले क्षेत्र की ओर होता है। इसी तरीक़ा से हम यदि ओपी के आधार पर देखें तो मिनिमम ओपी वाले क्षेत्र से जल के अणुओं का गमन मैक्सिमम ओपी वाले क्षेत्र की ओर होता है। ये ओपी का रूल हमने देखा था। ठीक है, तो ये दोनों ही टॉपिक इस टॉपिक के अंदर आएंगे, इसलिए थोड़ा सा इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से समझें। इसमें हमेशा एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चंस भी पुटअप होता है। ठीक है, शुरू करें, ध्यान से देखिए। विसरण दाब न्यूनता, ये जो शब्द है, ये शब्द अर्थात डीपीडी शब्द मेयर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? मेयर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। जबकि इस विसरण दाब न्यूनता को एक नए शब्द के नाम से जाना, वो है एसपी। एसपी का मतलब होता है चूषण दाब, सक्शन प्रेशर, चूषण दाब। और ये शब्द दिया था रैनर ने। किसने दिया था? रैनर ने दिया था। तो दो वैज्ञानिक आए थे, एक तो मेयर और एक रैनर। मेयर ने क्या किया था? विसरण दाब न्यूनता शब्द दिया था, जबकि रैनर ने कहा था कि विसरण दाब न्यूनता किसी कोशिका में होने वाला एक प्रेशर है, जिसे बोलते हैं सक्शन प्रेशर, चूषण दाब, जिसके कारण कोशिका जल के अणुओं का अवशोषण करती है। राइट, अब देखिए, अब अपना ये टॉपिक शुरू होता है, ध्यान से समझेंगे आप। हम ये जानते हैं जो विलायक होता है, विलायक, इस विलायक का डीपी कितना होगा? मैक्सिमम होता है। विलायक का डीपी कितना बताया था? मैक्सिमम बताया था। यदि हम विलायक में क्या डाल दें? विलेय कण, विलेय पदार्थ, यदि इसके अंदर अपन सपोज विलेय पदार्थ मिला देते तो बताओ क्या बनता? विलयन बनता। क्या बन जाता? विलयन। अब विलयन के अंदर डीपी का मान क्या हो जाएगा? कम। विलयन के अंदर डीपी का मान कम हो जाएगा। किसकी तुलना में? विलायक की तुलना में। यहां तक क्लियर? एक बार रिपीट करते हैं। विलायक का डीपी हमेशा क्या होता है? मैक्सिमम होता है। यदि विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिल जाए तो क्या बन जाता है? विलयन। और विलयन का डीपी क्या हो जाएगा? कम। हमने पढ़ा था कि विसरण जो होता है एक फैलने की प्रोसेस है, जो कि भौतिक क्रिया फैलने की प्रोसेस है, जो विलायक में सबसे ज़्यादा होता है और विलयन में कम। एक तरफ अपन पानी को फैलाएं तो जल्दी फैल जाएगा ज़मीन पर, और यदि पानी की तुलना में शहद, डामर, ठीक है, इनको फैलाने की कोशिश करें तो ये नहीं फैल पाते। इसका मतलब विलयन का डीपी विलायक के डीपी से कम होता है। ठीक है, अब देखिए, यदि हम एक निश्चित ताप और दाब पर इन दोनों को, विलायक को और विलयन को एक साथ रखें, किस पर? एक निश्चित ताप और दाब पर विलायक और विलयन को एक साथ रखें तो इन दोनों की, किस किस की? विलायक के और विलयन के, इनके विसरण दाब में जो अंतर होता है, डिफरेंस, भिन्नता, किस किस के विसरण दाब में? विलायक के और विलयन के। इन दोनों के विसरण दाब में जो अंतर होता है, उसी अंतर को हम क्या कहेंगे? डीपीडी, अर्थात विसरण दाब में होने वाली कमी, विसरण दाब न्यूनता। अब बताइए, विसरण दाब न्यूनता किस में उत्पन्न हुई? विलयन में या विलायक में? विसरण दाब न्यूनता किस में उत्पन्न हुई? विलयन में उत्पन्न हुई। क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि विलेय पदार्थ विलयन में होते हैं। इसका मतलब हुआ कि
जो डीपीडी होता है वो अनुक्रमणपाती होगा किसके? विलेय पदार्थों के। इसका मतलब किसी विलयन में विलेय पदार्थों की सांद्रता यदि हम बढ़ाते हैं तो विसरण दाब में क्या होगी? उतनी ही कमी होगी। विसरण दाब में कमी होगी तो डीपीडी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। डीपीडी का मान बढ़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि विसरण दाब व्युत्क्रमणपाती होता है किसके? विलेय पदार्थों के। इसका मतलब हुआ कि यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थों की सांद्रता बढ़ाते हैं तो विसरण दाब में क्या होगी? कमी। और यदि विसरण दाब में कमी होती है, विसरण दाब में क्या होगी? कमी होती है, तो डीपीडी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे विलेय पदार्थ डालते जाएंगे विसरण दाब न्यूनता भी बढ़ती चली जाती है। समझ में आया? अब देखो कि विलयन के अंदर डीपीडी उत्पन्न होता है, ठीक है। तो हम देखें, एक तरफ रखा अपने विलायक अर्थात जल और एक तरफ रखा हमने विलयन, ठीक है। यहां पर क्या रखा? विलायक, और यहां क्या रखा हमने? विलयन। ये क्या बना दिया अपने? विलयन बना दिया। तो डीपीडी किस में उत्पन्न होगी? विलयन में। इसमें क्या उत्पन्न होगी? डीपीडी उत्पन्न होगी, ठीक है। अब इस डीपीडी क्या है? एक विसरण दाब में होने वाली कमी है, ठीक है। अब विसरण दाब में कमी है तो हम क्या जानते हैं? विसरण दाब के आधार पर जल के अणुओं का गमन मैक्सिमम डीपी वाले क्षेत्र से मिनिमम डीपी वाले क्षेत्र की ओर होता है। तो इसमें डीपी कम है, यहां पर डीपी ज्यादा है, तो इसमें क्या उत्पन्न होगी? विसरण दाब में कमी, डीपीडी उत्पन्न हो गई। तो इस डीपीडी को पूरा करने के लिए, इस डीपीडी को पूरा करने के लिए ये विलयन जल से क्या लेगा? इस विलायक से क्या? जल का अवशोषण करेगा। इसका मतलब डीपीडी क्या है? एक जल की मांग है। क्या ये? जल की मांग, डिमांड ऑफ वाटर है। जितना ज़्यादा डीपीडी होता जाएगा जल की डिमांड भी बढ़ती चले जाएगी। अतः इस जल की कमी को पूरा करने के लिए विलयन जल का क्या करेगा? तुरंत अवशोषण करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जो कि किसने बताया था? रेनर ने बताया था कि डीपीडी क्या है? एक सक्शन प्रेशर है, अर्थात डीपीडी की कमी को पूरा करने के लिए विलयन की ओर से एक दाब लगता है, किसकी तरफ? विलायक की तरफ, जिसके कारण जल को तुरंत अवशोषित कर लिया जाता है। उस दाब को हम क्या बोलते हैं? सक्शन प्रेशर, चूषण दाब कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो अब देखिए, इस डीपीडी के आधार पर जल के अणुओं का गमन, जल का गमन किसके आधार पर? डीपीडी के आधार पर क्या होता है? मिनिमम डीपीडी वाले क्षेत्र से मैक्सिमम डीपीडी वाले क्षेत्र की ओर होता है। ये डीपीडी का रूल है। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी पर क्या बनते हैं? क्वेश्चंस बनते हैं। समझ में आया ना? न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो इस रूल पर कार्य करेंगे। तो आपको ये समझ में आया? एक बार मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से समझेंगे। विलायक का डीपी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। यदि विलायक में विलेय पदार्थ होते तो क्या बन जाता? विलयन। तो विलायक का डीपी तो होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन विलयन का डीपी हो जाता है कम। यदि विलायक और विलयन इन दोनों को एक निश्चित ताप और दाब पर रखा जाए, किसको? विलायक को और विलयन को, इन दोनों को एक निश्चित ताप और दाब पर रखा जाए तो इन दोनों के विसरण दाब में जो अंतर होता है, भिन्नता होती है, उसी भिन्नता को हम क्या बोलते हैं? डीपीडी। तो डीपीडी क्या है? विलयन में उत्पन्न एक जल की मांग है, डिमांड ऑफ वाटर है। इस जल की कमी को पूरा करने के लिए कोशिका पास वाली कोशिकाओं से जल का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है। अतः रेनर ने क्या बोला था कि विलयन में उत्पन्न एक ऐसा दाब जो पास वाली कोशिकाओं से जल का क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, उसको क्या बोला? उसको सक्शन प्रेशर यानी कि चूषण दाब के नाम से जाना गया। तो इस डीपीडी के आधार पर जल के अणुओं का गमन कहाँ होता है? मिनिमम डीपीडी वाले क्षेत्र से मैक्सिमम डीपीडी वाले क्षेत्र की ओर होता है, ठीक है। हम जानते हैं शुद्ध विलायक, ये क्या है? शुद्ध विलायक है, जल है। इस जल में डीपीडी का मान कितना था? 0। क्या था इसमें? 0 था। जैसे जैसे विलायक में विलेय पदार्थ मिले तो क्या बन गया? विलयन।
तो इस विलियन का डीपीडी क्या होता चला जाएगा, मैक्सिमम होता जाएगा। मैक्सिमम का मतलब +1 +2 +3 डैश डैश डैश। तो डीपीडी के आधार पर जल के अणुओं का गमन हमेशा कहाँ से होता है, 0 से प्लस की ओर होता है, अर्थात मिनिमम से मैक्सिमम की ओर होता है। तो ये आपको समझ में आया कि डीपीडी क्या होता है, ठीक है। अब इस अलग अलग टाइप से कोशिकाओं में डीपीडी का मान भी अलग अलग होता है, तो वह आप इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि कौन कौन सी कोशिकाएं जिनके अंदर डीपीडी का मान कैसे कैसे होता है। तो हम 3 केस इसके अंदर देखेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए कि डीपीडी एक इसका फॉर्मूला बताते हैं कि डीपीडी, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डीपीडी, ओपी व टीपी में संबंध क्या है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाता है, डीपीडी, ओपी और टीपी में क्या संबंध है। तो एक हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर कि डीपीडी बराबर होता है ओपी माइनस टीपी। ये हमेशा आपको याद रखना है कि डीपीडी क्या होता है, ओपी माइनस टीपी होता है। अब देखिए केस नंबर 1, केस 1 में अपन ये देखते हैं कि यदि कोई कोशिका पूर्ण स्फीति अवस्था में है, कोशिका कौन सी अवस्था में, पूर्ण स्फीति अवस्था में है, तो उस अवस्था में डीपीडी का मान क्या होगा, क्या वो कोशिका जल का अवशोषण करेगी या नहीं करेगी, यह हमारा एक टॉपिक है। तो देखिए यदि हम ध्यान से समझना, ये एक सपोज एक कोशिका है, ठीक है। इस कोशिका को हमने जल से भरे बीकर में डाल दिया, यहां पर क्या भर दिया, विलायक यानी कि शुद्ध जल, और इसमें क्या है, ये कोशिका है, सेल है, इसके अंदर क्या भरा हुआ, विलियन, ठीक है। तो बताओ ये कौन सा विलियन होगा, ये होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, ये हमने पहले पढ़ा है। कौन सा होगा, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। तो यदि हमने किसी कोशिका को शुद्ध जल में डाला तो बताओ कौन सी क्रिया होगी, अंतःपरासरण की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, यहां पर अंतःपरासरण होगा, ठीक है। अंतःपरासरण के समय क्या होगा, जल के अणु कहां जाएंगे, कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे। जल के अणु, एरो से दिखा रहे हैं अपन इसको, जल के अणु कोशिका में प्रवेश करेंगे। जब जल के अणु कोशिका में प्रवेश करेंगे तो जो जीव द्रव का वॉल्यूम होता है, आयतन, वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा तो ये जीव द्रव सेल वॉल की ओर एक दाब लगाता है, इस दाब को क्या बोलते हैं, टीपी। इसका मतलब यहां पर क्या बढ़ेगा, जैसे जैसे अंतःपरासरण होगा टीपी का मान बढ़ेगा। क्या होगा, टीपी का मान बढ़ेगा, ठीक है। जब टीपी का मान बढ़ेगा, अब देखो पहले ओपी के आधार पर क्या जानते हैं, जल के अणुओं का गमन मिनिमम ओपी से मैक्सिमम ओपी की ओर होता है। इसका मतलब विलियन में ओपी का मान ज्यादा है और विलायक में ओपी का मान कम है। तो जैसे जैसे टीपी का मान बढ़ेगा तो ओपी का मान क्या होगा, कम। ओपी का मान कम क्यों होगा, क्योंकि जल के अणु इस विलियन में प्रवेश करेंगे तो ओपी का मान कम होता चला जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब टीपी का मान किसके बराबर हो जाएगा, ओपी के बराबर हो जाएगा। टीपी का मान ओपी के क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर कि ओपी बराबर टीपी या टीपी बराबर ओपी। तो इस फॉर्मूले को अपन कहां सेट करेंगे, यहां पर। तो देखो डीपीडी बराबर ओपी माइनस क्या होता है, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है, ठीक है। तो इसको यहां पर लागू करें, डीपीडी बराबर ओपी का मान किसके बराबर था, टीपी के बराबर, तो टीपी माइनस टीपी। जैसे जैसे अंतःपरासरण होगा, जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे तो ओपी का मान क्या हो जाएगा, कम, जबकि टीपी का मान क्या होगा, ज्यादा। तो एक समय ऐसा आता है कि जब टीपी और ओपी एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो बराबर होते समय हम ओपी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, टीपी लिख सकते हैं। तो यहां देखिए टीपी का डीपीडी बराबर टीपी माइनस टीपी हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, डीपीडी बराबर 0। इसका मतलब यदि कोई कोशिका पूर्ण स्फीति अवस्था में है, यदि कोई कोशिका
पूर्ण स्फीति अवस्था में है तो उसमें डीपीडी का मान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो एग्जाम में क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है कि सपोज कोई कोशिका है जो हमेशा जो पूर्ण स्फीति अवस्था में है, यदि उसे अपन किसी भी विलयन में डाल दें, यदि उसे किसी विलयन में डाल दें, पानी के अंदर डाल दें, तो बताओ उस कोशिका पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? नो चेंज। उसका ना तो आकृति बदलेगी ना उसका आकार बदलेगा, कुछ नहीं होगा। कोशिका अपनी एज इट इज अवस्था में ही रहेगी क्योंकि उसमें डीपीडी का मान शून्य है। न तो कोशिका में अंतःपरासरण होगा, न ही कोशिका में वही परासरण होगा। दैट इज क्लियर। अब देखिए केस नंबर सेकंड। केस सेकंड, कोई कोशिका है जो शिलथ अवस्था में है। कौन सी अवस्था में? शिलथ अवस्था। शिलथ का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? पिच की हुई अवस्था। ठीक है, देखिए ये कोशिका है, सेल। ठीक है, अब इस सेल के अंदर आप देखेंगे कि ओपी का मान तो क्या होता है? ज्यादा। ठीक है, और टीपी का मान क्या है? शून्य। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है तो इसका जीवद्रव्य भित्ति पर कोई दाब लगाएगा नहीं। जब दाब नहीं लगाएगा तो टीपी का मान क्या होगा? 0। इसको अपन यहां सेट करें, डीपीडी बराबर क्या होता है? ओपी माइनस टीपी। तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस 0। टीपी का मान हमने क्या रख दिया? 0 रख दिया। तो क्या होगा? डीपीडी बराबर ओपी। इसका मतलब हुआ कि किसी विलयन में ओपी परासरण दाब जितना ज़्यादा होगा उसका डीपीडी भी उतना ही ज़्यादा होगा, और डीपीडी जितना ज़्यादा होगा वो कोशिका तुरंत जल के अणुओं का अवशोषण करती है, क्योंकि हम जानते हैं जल का ओपी 0 होता है और विलयन का ओपी मैक्सिमम होता है। तो इस कोशिका में ओपी का मान क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर विलेय पदार्थ है, विलय की सांद्रता कम है, तो विलेय पदार्थ बढ़ाने के साथ साथ विलयन का ओपी हमेशा बढ़ता है। ये अपन पहले वाली क्लास में पढ़ चुके। तो जब ओपी का मान ज़्यादा है तो टीपी 0 है, और टीपी 0 है तो डीपीडी का मान ओपी के बराबर हो जाएगा। समझ में है ना? तो हमने लिखा था कि डीपीडी का मान हमेशा क्या होता है? ओपी के बराबर होता है। यदि किसी कोशिका में ओपी का मान ज़्यादा है तो डीपीडी बढ़ेगी, और डीपीडी बढ़ेगी तो वो कोशिका तुरंत जल का क्या करेगी? अवशोषण करेगी। तो आप ये मानिए कि ये कोशिका है, सपोज कोई कोशिका है जो शिलथ अवस्था में है और इसे अपन जल से भरे बीकर में डालते हैं, तो क्या होगा? कोशिका तुरंत जल के अणुओं का क्या करेगी? अवशोषण करेगी। राइट, समझ में आ गया? अब देखो केस नंबर थर्ड। केस थर्ड में अपन ये देखते हैं कि कोशिका कौन सी अवस्था में? जीव द्रव्य कुंचित अवस्था में है। कोशिका कौन सी अवस्था में? जीव द्रव्य कुंचित अवस्था में। तो हमने जब टीपी पढ़ा था तो वहां क्या था कि जीव द्रव्य कुंचित कोशिका का टीपी हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। जीव द्रव्य कुंचित कोशिका का टीपी हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए डीपीडी बराबर क्या होता है? ओपी माइनस टीपी। ठीक है, टीपी ऑलरेडी नेगेटिव है, मैंने यहां इसको और नेगेटिव कर दिया, तो क्या लिखूंगा मैं? डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, ये लिखूंगा ना। तो जब ये अब क्या होगा? डीपीडी बराबर ओपी प्लस क्या हो जाएगा? टीपी हो जाएगा। तो आप यहां देखिए इन दोनों स्थितियों में कि शिलथ अवस्था में डीपीडी का मान ओपी के बराबर था तो कोशिका जल का अवशोषण कर रही है। यदि इस केस में देखें तो डीपीडी का मान ओपी के मान से भी ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में कोशिका इससे पहले तुरंत अवशोषण करेगी, किसका? जल के अणुओं का। जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को यदि अपन पानी में डाल दें तो तुरंत अंतःपरासरण की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी और कोशिका स्फीति अवस्था में आने लगेगी। तो हमने यहाँ पर 3 केस पढ़े। इन तीनों केस के अंदर अपन टोटल डीपीडी चेक कर सकते हैं कि डीपीडी कैसे कैसे बढ़ती है। तो आप देखिए यहाँ पर, इसको आप रफ कर दें, देखिए सबसे पहले देखें जीव द्रव्य कुंचित सेल, इसके बाद देखें शिलथ कोशिका, इसके बाद अपन लिखें पूर्ण
स्फीति कोशिका। ठीक है, तो इस कोशिका में डीपीडी का मान टीपी से भी ज़्यादा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, तो जीवद्रव कुंचित कोशिका में डीपीडी का मान सबसे ज़्यादा स्लथ की तुलना में, और स्लथ कोशिका में डीपीडी का मान पूर्ण स्फीति अवस्था से भी ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, ठीक है, वो क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है। सपोज आपको बोला कि दो सेल हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर सेल ए और सेल बी, दो सेल हैं, इन दोनों कोशिकाओं में ओपी का मान दिया हुआ है 8 एटमॉस्फेयर, टीपी का मान दिया हुआ है 5 एटमॉस्फेयर। ठीक है, सेल बी के अंदर दिया हुआ है ओपी का मान 5 एटमॉस्फेयर और टीपी का मान दिया हुआ है 4 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न में ये पूछा कि बताइए जल के अणुओं का गमन किस ओर होगा, ए से बी की ओर या बी से ए की ओर। अब बताओ कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इनका क्या निकालना, अपन को डीपीडी निकालना पड़ेगा। कैसे, देखो इसका डीपीडी क्या आएगा, डीपीडी आप जानते हैं ओपी माइनस क्या होता है, टीपी होता है। तो इसका डीपीडी कितना आया, डीपीडी बराबर कितना आएगा 3 एटमॉस्फेयर। इसका डीपीडी कितना आएगा 1 एटमॉस्फेयर। हमने डीपीडी के आधार पर रूल क्या पढ़ा था, कि डीपीडी के आधार पर रूल हमने पढ़ा था कि जल के अणुओं का गमन मिनिमम से मैक्सिमम की ओर होता है। तो मिनिमम कहाँ पर है, बी सेल के अंदर, मैक्सिमम कहाँ पर है, ए सेल के अंदर। तो क्या होगा बताओ, जल के अणुओं का गमन बी से ए की ओर होता है। क्यों होता है, क्योंकि डीपीडी के आधार पर जल के अणुओं का गमन मिनिमम से मैक्सिमम की ओर होता है। तो इस तरीका से कोई भी आपको ये दे सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल टाइप का बनता है। अब एक छोटा सा प्रश्न और, उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हमने लिखा कि प्लांट्स के अंदर ए सेल है, ये कोई सेल है, ये सेल है, ये अपने चारों ओर की जो कोशिकाएं होती हैं, अपने चारों ओर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, मैंने एरो बना रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, ये पास वाली कोशिकाएं इनको जल वितरण कर रही है। ये कोशिका इन सभी कोशिकाओं को जल का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो बताइए इस कोशिका में डीपीडी का मान कितना होगा, इसमें क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कम से कहाँ जाता है, अधिक की ओर। ठीक है, उल्टा भी बोल सकते हैं अपन कि यदि पूछा जाए कि पास वाली कोशिकाओं को जल का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो इन पास वाली कोशिका में जल का डीपीडी का मान कितना होगा, इसकी तुलना में अधिकतर होगा। तो ये हमने पढ़ा था, हमने आज का टॉपिक डीपीडी। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, एक बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे